बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में इमरान खान के इक़्तिदार की जो गेम है वो बिल्कुल आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है और वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ मुख्तलिफ़ पावर्स कॉरिडोर में सुनने को मिल रही हैं, जिसमें एक तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद ही सिस्टम ही इमरान खान लपेटना चाहते हैं और उन्हें अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो सिलेक्टेड उन्हें अपने कंधों पर बिठा कर लाए थे अब वो उनके कंधों पर बोझ बन चुके हैं, अब वो उसे गिराना चाहते हैं। ज़ाहिर है ऐसा लग भी रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो सूरत-हाल पैदा हुई है वो उस बारे में थोड़ा जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि गुज़िश्ता दिनों जब इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को हर एक जलसे में मौलाना डीज़ल कहना शुरू किया और जिस ढंगे अंदाज से उन्होंने एक सियासी क़यादत को, और वो मज़हबी क़यादत भी हैं, जिस तरह उन्होंने पुकारा, तो अपोजिशन की जमातों से तो बहरहाल उसकी मज़म्मत की गई, लेकिन इमरान खान की तरफ से मौलाना फजल रहमान को जिस अंदाज से पुकारा गया उस पर जो दीगर उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी कोई ऐसी बात हमें सुनने को नहीं मिली। तो उसमें ये इसको मुनाफिकी कहा जाए या हालात को जिस तरह वो देख रहे हैं ये सियासी जमातें, इसी वजह से उन्होंने इसमें खामोशी अख्तियार करने में ही अपनी भलाई चाहिए। लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि जिस तरह पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर एक सेनेटर JUI के कामरान मुर्तज़ा पर तशद्दुद किया गया और जो 2 MNAs थे JUI के, उन्हें जिस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया और वो फिर जिस अंदाज से पार्लियामेंट लॉजिस मैदान जंग बना, उसके बाद मौलाना की कॉल पर तकरीबन 1 घंटे के अंदर पूरा मुल्क जो है वो जाम हो चुका था और नतीजे में एक जगह से फ़ोन आया था और कहा गया कि फौरी तौर पर इन JUI के लोगों को आज़ाद करो और जिस तरह मुल्क को पैरालाइज़ कर दिया गया उसे मामूल की तरफ उसको लाने में आसानी हो। ये तो वो बात थी। मौलाना ने अपनी पोजीशन भी दिखा दी इमरान खान को और इमरान खान का जो रद्द अमल था फिर दूसरे दिन और ज़्यादा नज़र आया और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। यानी उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि मौलाना को डीज़ल मत कहा करो। यहाँ 2-4 चीज़ें हैं कि कभी कभी आप किसी की भलाई में किसी को कोई नसीहत करते हैं और उस जिसको आप नसीहत कर रहे होते हैं और उसका दिमाग इतना ख़राब हो या वो खुद ही खुदकुशी पर मजबूर हो और वो सरे बाज़ार नसीहत करने वाले को बेइज्जत कर दे और कहे कि मैं तो उसे मौलाना डीज़ल कहूँगा क्योंकि आवाम कहती है बकौल उनके। ये तो है वो सूरत-हाल। दूसरी सूरत-हाल ये कि जिस तरह इत्तेहादियों के पास इमरान खान जा रहे हैं उसमें MQM की जो बातें हमने सुनी हैं उससे तो एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये साहब कराची गए थे, वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने उसके बाद MQM के जो रहनुमा हैं आमिर खान, उन्होंने वाज़ेह कहा था कि न उन्होंने अदम एतमाद के लिए हमसे कोई मदद मांगी और न ही हमने उन्हें कोई यकीन दहानी कराई। अब यही सूरत-हाल PMLQ के साथ है। लेकिन आज शेख रशीद अहमद ने लगता ऐसा है कि जिनके वो आदमी हैं उन्हीं के ही कहने पर एक ऐसा काम कर दिया है और वाज़े तौर पर उन्होंने Q लीग का नाम लिए बगैर कहा कि पंजाब के जो एक जमात है अपनी चीफ मिनिस्ट्री हासिल करने के लिए 5 सीटों पर हमें ब्लैकमेल कर रही है। हालांकि सभी जानते हैं कि यही शेख रशीद साहब हैं जो एक नशस्त पर इस मुल्क के वज़ीर दाखिला बने हुए हैं और सभी लोग जानते भी हैं कि इस मुल्क की वजारत जो दाखिला है वो किसके कहने पर दी जाती है। ज़ाहिर है इमरान खान इतने भी जो है वो पागल नहीं हैं कि एक नशस्त वाले को वजारत दाखिला दे दें और अपने जो पुराने बंदे हैं परवेज़ खटक उनको वजारत दिफा दे दी और वो सब जानते हैं कि वजारत दिफा में जो वज़ीर दिफा होते हैं उनकी कितनी हैसियत और इज़्ज़त होती है। ये तो हुई वो बात के जो हुकूमत के आमाल हैं। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ और वो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरह इमरान खान कहेंगे ऐसा ही होगा, तो ये भी सूरत-हाल बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है। और उसके साथ साथ
असद उमर, हमाद अज़हर और जो दीगर वज़रा हैं, उन्होंने जो बातें करना शुरू की हैं कि डी चौक पर जलसा किया जाएगा और उसमें आवाम की बड़ी तादाद बुलाई जाएगी। और इस ऐलान के बाद अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी ऐलान कर दिया कि हम उसी दिन डी चौक में ही जलसा करेंगे। यानी बात जो है वो सिविल वार की तरफ जा रही है, ये तो समझना चाहिए। अब जो अहम है बात वो ये है कि अब वफाकी वज़ीर जो हैं फवाद चौधरी साहब, जो बड़ी भड़कें मारा करते थे, आज उनका जो ट्वीट आया उसमें ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने हुकूमत ने पाँव पीछे करना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत लगता ऐसा है कि शायद वो ख़ुद ही गड्ढे में गिरना चाह रही है। और हर जगह से, यानी हुकूमत के जो हामी यूट्यूबर्स हैं उनके ट्वीट, उनकी जो प्रोग्राम हैं, उनको देखकर अंदाज़ा लगता है कि शायद अब उन्हें भी यकीन नहीं रहा कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर इन्हें लाया गया था अब वो बच सकें। ये जो सारी कहानी है उसमें मुझे एक हमारे देहातों का किस्सा है वो याद आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जाते जाते आज वो किस्सा आपको सुनाऊं ताकि आप अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क के अंदर जो आजकल हमारे हुक्मरान हैं उनका उस वाक़े के साथ कितना ताल्लुक़ है। ज़ेरी सिंध, जिसे उर्फ़ आम में लाड़ भी कहा जाता है, यानी बदीन, ठट्टा, उसमें थरपारकर वगैरह ये इलाके आ जाते हैं। वहाँ एक किरदार था काका आचार, यानी काका से पंजाबी में काका बच्चों को भी कहते हैं, लेकिन कच्छी में काका जो है चाचा को भी कहते हैं। इसी तरह सिंध में, जाने अपर सिंध में इस लफ्ज़ की मायने कुछ और हैं, लेकिन लोअर सिंध में अक्सर काका जो है वो चाचा को भी कहते हैं, यानी जो ताया की पोजीशन पर हो। इस तरह का एक उम्र रसीदा आदमी था, उसका नाम था आचार, यानी उसको लोग सब काका आचार कहते थे। गांव में आया, बातें की, कुछ खाना पिया, खाया पिया, फिर चला गया। उसे लोग जो है वो अकल का बावन वीर कहा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक ऊँट जो था उसकी जो गर्दन है एक मटके के अंदर फंस गई। तो काका आचार को बुलाया गया और काका आचार को कहा गया कि अब क्या करें। काका आचार बड़ी देर तक सोच विचार करते रहे, तकरीर भी झाड़ते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि ऊँट की जो गर्दन मटके में फंसी है, पहले तो आप ऊँट को ज़बह कर दो। गांव वालों ने काका आचार की जो बात थी उसके ऊपर यकीन किया और ऊँट को ज़बह कर दिया। जब ऊँट ज़बह हो चुका तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अब क्या किया जाए, तो काका आचार ने कहा कि अब ऐसा करो, अब मटका तोड़ दो। तो इस वक्त भी ये जो हुकूमत की सूरत हाल है वो इसी तरह की है। पहले ऊँट ज़बह होगा और उसके बाद फिर मटका तोड़ा जाएगा। इन हालात को आप अपने अंदाज से इसका क्या नतीजा अखज़ करते हैं ये आप पर मुनसर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ उस पर कमेंट्स भी करें। और मुझे इजाज़त दीजिए।